तो आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे नज़ारे से शुरुआत करते हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। मतलब ज़रा सोचिए कि आप आज से कोई 2000 साल पहले प्राचीन गांधार में है। हाँ, यानी जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर इलाका है। बिल्कुल वही जगह। अब आप वहाँ एक मूर्तिकार की वर्कशॉप में कदम रखते हैं। एक ऐसा मूर्तिकार जिसके पूर्वज सदियों से यूनानी देवताओं की मूर्तियां बनाते आ रहे थे, हाँ। जैसे अपोलो या हरक्यूलिस। और वो अचानक कुछ नया बना रहा है। हाँ, वो अचानक अपनी छेनी से एक भारतीय सन्यासी की मूर्ति तराश रहा है। और पता सबसे हैरानी की बात क्या है? वो उस सन्यासी को यूनानी देवताओं जैसे घुंघराले बाल दे रहा है। अरे वाह। और उसके शरीर पर जो कपड़े हैं वो रोमन स्टाइल के हैं, भारी सिलवटों वाले। लेकिन जो चेहरे की शांति है वो पूरी तरह से भारतीय दर्शन वाली है। मतलब एक ही मूर्ति में 3 अलग-अलग दुनियाओं का संगम हो रहा था। सोचे समझे, और विशाल इकोसिस्टम का हाथ था। एक इकोसिस्टम। हाँ, प्राचीन भारत का एक ऐसा दौर जिसे हम स्वर्णकाल या गोल्डन एज कहते हैं। लेकिन ये कोई आम स्वर्णकाल नहीं था जहां कोई राजा बस अपने महल में आराम फरमा रहा हो। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कुषाण वंश के सबसे महान शासक कनिष्क की। एक ऐसा शासक जिसने लगभग 78 ईस्वी में सत्ता संभाली थी, और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने पहली बार पूर्व और पश्चिम को इतनी गहराई से जोड़ दिया था। 78 ईस्वी, ये साल तो बहुत सुना सुना सा लगता है। मतलब स्रोतों के मुताबिक इसी साल से शक संवत या शका एरा की शुरुआत मानी जाती है ना? हाँ बिल्कुल, जिसे आज भी भारत सरकार अपने राष्ट्रीय कैलेंडर के तौर पर इस्तेमाल करती है। तो कनिष्क की राजधानी उस वक्त पुरुषपुर थी, जिसे आज हम पेशावर कहते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ पूछिए। कनिष्क खुद तो मध्य एशिया के घुमंतू कबीले से था ना, युएझी कबीला। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक मध्य एशियाई शासक अचानक भारत, रोम और चीन के बीच की दुनिया का सबसे बड़ा पावर ब्रोकर बन गया? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इसका जवाब उसके साम्राज्य चलाने के तरीके में छिपा है। कुषाणों ने बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया अपनाया था। वो समझ गए थे कि अगर इतने सारे अलग अलग लोगों पर राज करना है तो उन पर अपनी संस्कृति थोपने से काम नहीं चलेगा। एकदम सही, उन्हें किसी एक संस्कृति को थोपने की बजाय एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ा। अच्छा, अगर मैं इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो क्या हम कह सकते हैं कि कनिष्क का साम्राज्य किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म की तरह था? हाँ, ये एनालॉजी काफी सटीक बैठती है। मतलब कनिष्क ने बुनियादी ढांचा दिया, जैसे हार्डवेयर और सिक्योरिटी, और बाकी ग्रीक कलाकारों, भारतीय भिक्षुओं और चीनी व्यापारियों ने उस पर अपना अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया। बिल्कुल, और कनिष्क ने जिस हार्डवेयर को कंट्रोल किया था वो प्राचीन दुनिया की सबसे कीमती चीज थी, सिल्क रूट। हाँ, सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग। और ये कोई एक पक्की सड़क नहीं थी, ये खतरनाक पहाड़ों, रेगिस्तानों और घाटियों से गुजरने वाला एक बहुत ही उलझा हुआ रास्तों का नेटवर्क था। पूर्व में चीन के हान राजवंश से लेके पश्चिम में रोमन साम्राज्य तक जाने वाला हर रास्ता कनिष्क के इलाके के बीच से होकर गुजरता था। साम्राज्य गांधार, पंजाब, कश्मीर से लेकर मध्य एशिया तक फैला था। तो एक मिनट, इसका मतलब है कि चीन से जो भी रेशम रोम जा रहा था या रोम से जो भी कांच या सोना पूर्व में आ रहा था, उसे कनिष्क के टोल नाके से गुजरना ही पड़ता था। गुजरना ही पड़ता था, उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। तो क्या हम इसे प्राचीन दुनिया का एक फ्री ट्रेड जोन कह सकते हैं, या फिर कनिष्क बस सबसे प्रोटेक्शन मनी वसूल रहा था? देखिए, सिर्फ प्रोटेक्शन मनी कहना गलत होगा। उस वक्त सिल्क रूट पर सफर करना दुनिया का सबसे खतरनाक काम था। वो कैसे? लुटेरे थे, जंगली कबीले थे, और फिर बर्फीले तूफान या रेगिस्तान की जानलेवा गर्मी। व्यापारियों की जान हमेशा दांव पर लगी होती थी। कनिष्क ने जो सबसे बड़ी सर्विस दी वो थी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। मतलब सुरक्षा की गारंटी। हाँ, उसने पूरे रास्ते में सैनिक चौकियां बनवाई, जगह जगह सराएं बनवाई जहां व्यापारी आराम कर सकें। जब कोई चीनी व्यापारी कुषाण सीमा में घुसता था तो उसे पता होता था कि अब उसकी सुरक्षा कनिष्क की सेना के हाथ में है। और इसके बदले में कुषाण भारी टैक्स लेते थे। बिल्कुल लेते थे। और यहीं से अर्थव्यवस्था वाला पहलू सामने आता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस ग्लोबल ट्रेड ने कुषाणों को रातों रात अमीर बना दिया था। मतलब रोम के लोग चीनी रेशम और भारतीय मसालों के इतने दीवाने हो गए थे कि वो अपना सारा सोना लुटा रहे थे। हाँ, प्लिनी, जो कि एक रोमन इतिहासकार था, उसने तो बाकायदा इस बात पर रोना रोया था कि रोम का सारा खजाना पूर्व की तरफ बह रहा है। क्या बात है! मतलब उस वक्त भी ट्रेड डेफिसिट जैसी चीजें होती थी। बिल्कुल।
और रोम से रहने वाले उसी सोने से कनिष्क ने भारी मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें दीनार कहा जाता था। लेकिन मुझे स्रोतों में एक बात बहुत दिलचस्प लगी। ये सिक्के सिर्फ कुछ खरीदने या बेचने के लिए नहीं थे, ये तो कनिष्क के प्रोपेगेंडा का हिस्सा थे। एकदम सही पकड़ा आपने। इन सिक्कों पर एक तरफ कनिष्क की तस्वीर होती थी और दूसरी तरफ कभी कोई ग्रीक देवता छपा है, कभी ईरानी अग्नि देवता, तो कभी बुद्ध की तस्वीर। ये तो वही ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म वाली बात हो गई। कनिष्क अपने लोगों से कह रहा था कि देखो, तुम्हारा देवता मेरे सिक्के पर है, मतलब मेरा राज तुम्हारा ही राज है। हाँ, वो सबको साथ लेके चल रहा था। लेकिन व्यापारिक रास्ते सिर्फ सामानों और सिक्कों का लेन देन नहीं करते। मतलब और भी कुछ एक्सचेंज हो रहा था। सोचिए, जब सर्दियों में बर्फबारी होती होगी तो सिल्क रूट के पहाड़ों के दर्रे बंद हो जाते होंगे। हाँ, तो व्यापारी आगे नहीं जा पाते होंगे। बिल्कुल। और तब वो पेशावर या तक्षशिला जैसी जगहों पर बनी सरायों में महीनों तक फंसे रहते थे। अब जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। मैं सोच सकती हूँ, एक ही कमरे या सराय में रोम का कांच व्यापारी है, चीन का सिल्क व्यापारी है, और वहीं कोई भारतीय बौद्ध भिक्षु बैठा है। हाँ, और जब ये लोग महीनों तक साथ बैठकर आग तापेंगे, एक दूसरे की बातें सुनेंगे, तो क्या होगा? विचारों का टकराव। और मुझे लगता है कि यहीं से उस गांधार कला का जन्म हुआ जिसकी बात हमने एकदम शुरुआत में की थी। बिल्कुल सटीक। इसी कल्चरल सिंथेसिस या मेलजोल से गांधार आर्ट डेवलप हुई, जो ग्रीक और भारतीय शैली का इतना खूबसूरत मिक्सचर थी। हाँ, लेकिन यहाँ चीजें वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। मतलब बुद्ध को निर्माण प्राप्त किए हुए सदियों बीत चुके थे, तो अचानक से उन्हें मानव रूप में दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? और वो भी ग्रीक देवताओं जैसी शक्ल में। हाँ, क्योंकि इससे पहले तो बुद्ध को सिर्फ प्रतीकों में दिखाया जाता था ना, जैसे खाली सिंहासन या पैरों के निशान या बोधि वृक्ष। या अचानक मूर्ति पूजा कहाँ से आ गई? ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मनोवचनात्मक और प्रैक्टिकल जरूरत थी। वो कैसे? जब बौद्ध धर्म मध्य एशिया की तरफ फैलने लगा तो उसका सामना ऐसी संस्कृतियों से हुआ जो सदियों से मूर्तियां पूजने की आदी थीं, जैसे ग्रीक और रोमन। अच्छा, तो उनके लिए बिना चेहरे वाले भगवान की पूजा करना मुश्किल था। हाँ, और दूसरी बात, उन व्यापारियों के नजरिए से सोचिए जो खतरनाक रास्तों पर सफर कर रहे हैं। उन्हें मुसीबत के वक्त प्रार्थना करने के लिए किसी प्रतीक से ज्यादा एक चेहरे की तलाश थी। सही बात है। जब जान पर बनी हो तो एक खाली कुर्सी को देखकर प्रार्थना करने से उतना सुकून नहीं मिलेगा जितना एक शांत और दयालु चेहरे को देखकर मिलेगा। बिल्कुल, एक ऐसा चेहरा जो उन्हें भरोसा दिलाए कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, क्या जो कट्टर या पारंपरिक बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने इसका विरोध नहीं किया? मतलब एक राजा भारतीय दर्शन को यूनानी शक्ल दे रहा था, पुरानी परंपराएं तोड़ी जा रही थीं। बहुत कड़ा विरोध हुआ था, और इसी वैचारिक मतभेद की वजह से कनिष्क के दौर में बौद्ध धर्म के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव आया। चौथी बौद्ध संगीति यानी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। हाँ, धर्म के अंदर जो अलग अलग गुट बन गए थे और जो नियम कानून को लेकर लड़ रहे थे, कनिष्क ने उन्हें शांत करने के लिए कश्मीर के कुंडलवन में ये काउंसिल बुलाई। हमारे स्रोत इस काउंसिल को बहुत अहमियत देते हैं। अगर देखा जाए तो ये कोई आम धार्मिक सभा नहीं लग रही, ये तो किसी प्राचीन संवैधानिक सम्मेलन जैसी थी। बिल्कुल। कनिष्क ने साम्राज्य के तमाम बड़े विद्वानों को एक जगह इकट्ठा किया ताकि बौद्ध ग्रंथों के नियमों को स्टैंडर्डाइज किया जा सके, ताकि रोज रोज के झगड़े खत्म हो। हाँ, वसुमित्र जैसे महान विद्वान ने इसकी अध्यक्षता की थी। महीनों तक बहस चली और आखिर में ग्रंथों पर जो विस्तृत टीकाएं या कमेंट्रीज लिखी गईं, उन्हें महाविभाषा कहा गया। लेकिन स्रोतों के हिसाब से इस सभा का सबसे बड़ा नतीजा तो कुछ और ही था ना। यहीं से बौद्ध धर्म दो अलग अलग शाखाओं में बंट गया था, हीनयान और महायान। सही कहा। हीनयान यानी पुराना रास्ता और महायान यानी नया महान वाहन। और कनिष्क के संरक्षण में महायान बौद्ध धर्म का ही सबसे ज्यादा प्रसार हुआ। लेकिन ये महायान पुराने बौद्ध धर्म से अलग कैसे था? मतलब ये सिल्क रूट के व्यापारियों को इतना क्यों पसंद आ रहा था? देखिए, पुराने बौद्ध धर्म में बुद्ध को एक महान इंसान और मार्गदर्शक माना जाता था। वहां अगर आपको निर्वाण या मोक्ष चाहिए तो आपको खुद ध्यान लगाना होगा, संन्यास लेना होगा, जो कि एक व्यापारी के लिए पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल नहीं। तो महायान में एक बड़ा सैद्धांतिक बदलाव किया गया। बुद्ध को एक तरह से ईश्वरीय स्वरूप मान लिया गया और एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, बोधिसत्व। बोधिसत्व, ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है।
इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? बोधिसत्व वो महान आत्माएं मानी गईं जो खुद तो निर्वाण पा चुकी हैं, यानी वो ज्ञान के दरवाजे तक पहुंच गई हैं, लेकिन उन्होंने दरवाजा पार करने से मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? ताकि वो पीछे रुककर बाकी इंसानों और प्राणियों की मदद कर सके। अब इसे उस व्यापारी के नजरिए से देखिए जो रेगिस्तान में रेतीले तूफान में फंसा है। उसके पास ध्यान लगाने का तो टाइम है नहीं। हाँ। उसे तो तुरंत कोई चमत्कार या मदद चाहिए। और तब वो व्यापारी बोधिसत्व से प्रार्थना करता है। अरे वाह, ये तो पूरी तरह से एक यूजर फ्रेंडली धर्म बन गया था। बिल्कुल यूजर फ्रेंडली। आप बस दान दीजिए, प्रार्थना कीजिए और बोधिसत्व आपकी रक्षा करेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने व्यापारियों और धर्म को आपस में गहराई से जोड़ दिया। तभी तो सिल्क रूट के हर पड़ाव पर इतने भव्य बौद्ध मठ बने, जो सिर्फ मंदिर नहीं थे बल्कि व्यापारियों के लिए होटल और बैंक का काम भी करते थे। सही कहा। और इस पूरी नई व्यवस्था को इंटेलेक्चुअल सपोर्ट दिया कनिष्क के दरबार के विद्वानों ने। उसका दरबार सिर्फ व्यापारियों या सैनिकों का अड्डा नहीं था। हाँ, स्रोतों में अश्वघोष और नागार्जुन का जिक्र आता है। हाँ, अश्वघोष, जिन्होंने संस्कृत में बुद्ध चरित लिखी। अगर मैं इसे आज के हिसाब से देखूं तो बुद्ध चरित बुद्ध की पहली ऑफिशियल बायोग्राफी थी, और वो भी संस्कृत में, जो उस वक्त एलीट क्लास की भाषा थी। बिल्कुल। तो एक तरह से अश्वघोष ने बौद्ध धर्म को आम जनता की भाषा से निकालकर राजाओं और बड़े लोगों के सामने पेश करने के लिए एक शानदार पीआर डॉक्यूमेंट तैयार किया था। ये एनालिसिस बहुत सटीक है। जब धर्म सत्ता की भाषा में बात करता है तभी उसे सत्ता का पूरा सपोर्ट मिलता है। और नागार्जुन को तो आप जानते ही हैं, प्राचीन दुनिया के महान दार्शनिक। हाँ, उन्होंने शून्यता या एम्प्टीनेस का सिद्धांत दिया था, जिसने महायान बौद्ध धर्म को इतना गहरा दार्शनिक आधार दिया कि आज भी दुनिया भर के स्कॉलर्स उसे डिकोड करने में लगे रहते हैं। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि कनिष्क का साम्राज्य सच में एक परफेक्ट स्वर्णकाल था। मतलब एक तरफ सिल्क रूट से रोम का सोना आ रहा है, दूसरी तरफ कला के नए रूप बन रहे हैं, और विद्वान एक ग्लोबल धर्म का स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। राजनीति, व्यापार, कला और धर्म, कनिष्क ने इन चारों को एक धागे में पिरो दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि हर बड़े साम्राज्य का एक अंत जरूर होता है, और हमारे स्रोत इस मल्टीनेशनल साम्राज्य के अंत के बारे में कुछ बहुत ही रहस्यमयी बातें बताते हैं। हाँ, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्यों का पतन किसी एक घटना से नहीं होता। दरारें हमेशा अंदर से पड़ती हैं। कनिष्क की मौत आज भी इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य है। मतलब कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई स्पष्ट स्रोत नहीं है, लेकिन जो बौद्ध किंवदंतियां और चीनी स्रोत मौजूद हैं वो एक बहुत ही डार्क पिक्चर पेश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कनिष्क की मौत अपनी मौत नहीं थी। तो क्या वो किसी जंग में मारा गया था, किसी बाहरी दुश्मन के हाथों? इसकी गुंजाइश बहुत कम है। जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो है एक गहरी साजिश की। साजिश? अपनों ने धोखा दिया? हाँ, कहा जाता है कि कनिष्क को लगातार जंग लड़ने और साम्राज्य फैलाने की एक सनक सी सवार हो गई थी। उसकी अपनी ही सेना, उसके सेनापति इस रोज रोज के खून खराबे से तंग आ चुके थे। किंवदंतियां कहती हैं कि जब वो उत्तर की तरफ एक और बड़े सैन्य अभियान पर था तब उसके ही लोगों ने बगावत कर दी। वो उसके तंबू में घुसे और उसे रजाई या तकिए से मुंह दबाकर मार डाला। बाप रे! एक ऐसा शासक जिसने चीन और रोम तक दुनिया को जोड़ दिया था, उसका अंत एक बंद तंबू में अपनों के ही हाथों इतनी बेदर्दी से हुआ। हाँ, और ये सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी। मतलब इसके बाद कुषाण साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। बिल्कुल, यही हमें समझ आता है कि ये साम्राज्य अंदर से कितना नाजुक था। जो स्टेबिलिटी सिल्क रूट को चला रही थी वो किसी संस्था पर नहीं बल्कि कनिष्क के निजी खौफ पर टिकी थी। उसके जाते ही वो खौफ खत्म हो गया। हाँ, मध्य एशिया में नए कबीले उठ खड़े हुए, ईरान में सासानीड साम्राज्य ताकतवर हो गया, और जो सिल्क रूट ग्लोबल हब था वो फिर से खतरनाक रास्तों में बदल गया। मतलब व्यापार कम हुआ, सोना आना बंद हुआ और अर्थव्यवस्था डूब गई। एकदम सही। अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो एक बहुत ही क्लियर फॉर्मूला निकल कर आता है जो हमारे स्रोतों में भी उभरता है। कनिष्क का युग सिर्फ इसलिए स्वर्णकाल नहीं था क्योंकि उसके पास पैसा था। चीन का व्यापार सब एक जगह मिल रहे थे। कनिष्क ने एक ऐसा सेफ माहौल दिया जहां अलग-अलग संस्कृतियों को आपस में बात करने का मौका मिला। और उसी मिलन से गांधार कला और महायान बौद्ध धर्म जैसी चीजें पैदा हुईं। जब अलग-अलग सभ्यताएं टकराती हैं तभी महान विचार जन्म लेते हैं।
बिल्कुल। और ये कहानी हमें आज के टाइम के बारे में भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। हम सोचते हैं कि आज की जो हमारी ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, जहाँ इंटरनेट और सप्लाई चेन से सब कनेक्टेड है, ये बहुत मॉडर्न है। लेकिन कनिष्क ने तो ये नेटवर्क 2000 साल पहले ही बना लिया था। हाँ, और सबसे डराने वाली बात यह है कि वो प्राचीन नेटवर्क बाहर से कितना सॉलिड दिखता था, लेकिन अंदर से एक राजा के कंट्रोल पर टिका हुआ कितना कमजोर ढांचा था। एक साजिश हुई, राजा मारा गया और चीन से रोम तक का पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, आज की हमारी दुनिया भी तो ऐसे ही एक दूसरे पर टिकी है। अगर प्राचीन सिल्क रूट का वो सेंट्रल सर्वर कनिष्क की मौत के साथ बैठ सकता था, तो क्या आज की हमारी मॉडर्न सप्लाई चेन भी किसी ऐसे ही झटके के सामने उतनी ही नाजुक नहीं है? बिल्कुल है। इतिहास का ये स्वर्णकाल हमें सिर्फ उस दौर की महानता नहीं दिखाता, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि दुनिया को जोड़ने वाले ये धागे अक्सर कितने कमजोर होते हैं। आज के डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए ऐतिहासिक सफर पर।